आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, काफ़ी दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक। काफ़ी दिनों के बाद वो मौका आ गया कि आपसे हमें कुछ बातों पे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मशरूफ़ियत की वजह से काफ़ी जी टाइम सर। टेबल जो है वो ऊपर नीचे करना पड़ता था, तो उस वजह से आज संडे है, तो इसलिए मैंने आपको रात में इन्फॉर्म कर दिया था। तो आप इसी तरह से देंगी या कैमरा ऑन करके इंटरव्यू देंगे? सर इसी तरह से, इफ़ यू डोंट माइंड। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो अपना थोड़ा सा तारुफ बता दें। जी सर, मेरा नाम तो आपको पता ही है, मंतशा फातिमा। मैं यूपी से हूँ, कानपुर से। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया। मेरा 17-19 बैच था। 19 में मेरा फाइनल हुआ और 19 में ही मैंने सीटेट क्लियर किया अपना। और यूपी टेट भी मैंने 2018 में क्लियर कर लिया था। 19 में मैंने सीटेट क्लियर कर लिया था। उसके बाद से तो आपको पता ही है, कोई वैकेंसी ही नहीं आई। ये फर्स्ट वैकेंसी आई थी TSSB की, जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर कर लिया। नहीं, इससे पहले टीजीटी की आई थी ना 77 वैकेंसीज। जी सर, DSSB फर्स्ट टाइम आई थी। मैंने यूपी TGT भी दिया है। अच्छा, तो यूपी टीजीटी में क्या रहा वो था? मेरा 4 नंबर से रह गया। अच्छा, 4 नंबर से रह गया था आपका। एक क्वेश्चन अगर मेरा सही होता तो आपका बालक वर्ग तो में, होपफुली आपने हो बालक जाता। वर्ग में अप्लाई किया था, बालिका वर्ग में अप्लाई किया था? बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में। तो मंतशा, आप ये बताइए कि जैसे आपने बीए के बाद बीएड किया, तो क्या आपके पास इब्तिदा से उर्दू था या उर्दू बाद में लिया आपने? जी सर, मेरे पास इब्तिदा से ही उर्दू था। मैंने 12th तक उर्दू लिया एज अ सब्जेक्ट। फिर ग्रेजुएशन में भी मेरा उर्दू सब्जेक्ट था। 3 साल में फाइनल में भी मैंने उर्दू लिया था। और फिर मेरी बीएड में भी मैंने उर्दू सब्जेक्ट लिया था। तो आपको कब लगा कि आपको टीचर बनना है, या आपने इब्तिदा से ही सोच रखा था कि मुझे आगे चल के जो है वो उर्दू में टीचिंग करनी है? सर टीचिंग तो मैंने हमेशा से ही सोचा था। जब मैं छोटी थी तभी से सोचती थी कि मैं टीचर बनूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे बनना है और कोई सब्जेक्ट भी ज़रूरी होता है लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते गए, ग्रेजुएशन तक आके मुझे समझ आ गया कि हाँ, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है और तभी आपको जॉब मिलती है। तो फिर मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो मुझे लगा कि उर्दू में मेरा इंटरेस्ट है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्टडी आगे परस्यू की। तो आपने टीचर बनने का जो ख्वाब था वो क्यों देखा? सिर्फ टीचर ही क्यों, और भी तो कोई जॉब कर सकते थे आप। जी सर, मैं बहुत छोटी थी, 4th स्टैंडर्ड में थी शायद। तब मेरी एक टीचर थी, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। वो बहुत ही अच्छी थी, तो बस उनको देख के लगता था कि मुझे इनके जैसा बनना है। क्लास 4th में आपने इतना इतना सोच लिया था? जी, और आप यकीन करिए कि आज जब मैंने उनको, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, आज मैंने उनको जब बताया तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी उनको ही हुई है मेरे टीचर बनने की। ओके, ओके। तो आपने इससे पहले जो है कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था? टीचिंग के तो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे आपने टीजीटी का दिया, उसमें नहीं हुआ, DSSB का हुआ, इसके अलावा आप यूपी के साथ बीएड भी हैं और फिर ग्रेजुएशन भी है। तो आपने कभी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं किया, जैसे मान के चलिए एसएससी वगैरह, यूपीपीसीएस वगैरह? नो सर, मैंने और किसी एग्जाम में अप्लाई नहीं किया। अच्छा, कि आपका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, मतलब एक फोकस आपने बिल्कुल तय कर लिया था कि कहीं दूसरे रास्ते में जी सर। भटकना नहीं है। जी सर, मैंने सिर्फ टीचिंग पे ही फोकस किया था। ओके। मेरे पापा ने बोला था कि बेटा और भी एग्जाम आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, आप और अप्लाई करो। तो मुझे लगता था पर्सनली सर कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो एक ही जगह पर फोकस करके चलना है। तो जैसा आपके फादर ने आपको उसके बारे में बताया, तो
क्या आपको इस बारे में आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया कि आपको आगे पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप देखते हैं कि लड़कियों को जो है वो कम अपॉर्चुनिटी मिलती है लड़कों के मुकाबले में, तो आपके यहाँ पे भी कुछ इस तरह का माहौल था? नहीं नहीं सर, मुझे और मेरे भाई को दोनों को बराबर ही अपॉर्चुनिटी मिली है। अच्छा, दोनों को ही? जी। ओके। हर हर बार मेरे पापा ने मुझे भी मेरे भाई को ओके ओके। तो आपने जैसा पता होगा आपको, अभी आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि DSSS में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो उर्दू वालों में ख़ास तौर से ये देखने को मिलता है, और लड़कियों की जैसे आपको पता होगा कि काफ़ी सारी सीटें जो हैं वो बहुत ही खाली रह गई हैं, जो एक गौर व फिक्र करने की वाली बात है। तो आपने फ़र्स्ट पेपर को जी। कैसे, तो आपने फ़र्स्ट पेपर को जो है वो किस तरह से मैनेज किया? क्योंकि सेकंड पेपर तो आप इब्तिदा से पढ़ती आ ही रही हैं, मौका था और मेहनत भी आपको जो है जी। वो फर्स्ट पेपर में करनी थी, तो उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ों को अपनाया और किन किन किताबों से जो है वो आपने इस्तिफ़ादा हासिल किया, वो एक बार ज़रा हमें आप बता दें, ताकि और आने वाले बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। जी सर। सर फर्स्ट पेपर में जैसे कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें मैंने ये सोचा कि उन सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें जिस पर मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, और जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उन पर थोड़ा कम ध्यान दिया, जैसे कि मैथ्स और जीएस। क्योंकि जीएस का आप जानते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बिल्कुल। आप पूरा कवर नहीं कर सकते। जी और जी। मैथ्स में भी मैं बहुत ही मेहनत करके भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। ओके। इसलिए रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश में मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि इनमें मैं अच्छा कर सकती थी, और वही हुआ, मेरी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रही इनमें, तो आपका पहले तो मैंने पेपर, इन तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया। ओके, तो आपका जो पहले पेपर में स्कोर रहा वो क्या रहा ओवरऑल? सर मेरा 46। 46। तो आपने क्वेश्चंस ऑफ अटैम्प्ट कितने जी किए थे एग्ज़ाम में, हर सेक्शन से, या ओवरऑल की सर, बात की? 53 आई थिंक। अच्छा, 53। तो आपने जी ज़्यादा क्यों नहीं किए? आपको ज़्यादा करने चाहिए थे, तकरीबन 60-70 तो क्वेश्चन तो करने चाहिए थे, इतने कम क्यों किया आपने सर, 53? मैंने वो ही किया। सर मैंने वो ही किया जिसमें मैं बिल्कुल श्योर थी। मैं चांस नहीं लेना चाह रही थी कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाए। अच्छा, तो आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को ट्राई किया जिन पे आपको पूरा एतमाद था कि ये मेरे सही होंगे, बाकी को आपने किसी भी तरह का जी सर। कोई नेगेटिव पॉइंट की वजह से जो कट जाए उससे आपने थोड़ी सी एहतियात बरती। जी सर। हाँ, तो आपको पता है कि DSSS में एक्यूरेसी अच्छी आने का भी बेनिफिट होता है? सर ऐसा मैंने सुना, लेकिन क्लियर नहीं है ये बात मुझे। अच्छा, बिल्कुल, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में, तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलता जी। है, ऐसा सुना है और ऐसा मैंने देखा भी है कि जब आपका कॉलेज प्रेफरेंस दिया जाएगा तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी चेक की जाती है, तो जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है ओके। DSSS में जो है वो एक सब्जेक्ट तो पढ़ाना नहीं होगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं जी। जो आपके ग्रेजुएशन में होते जी। हैं, ये बात शायद आपको मालूम भी होगी। तो वो दूसरा जी सर। सब्जेक्ट, तो वो दूसरा सब्जेक्ट वही देते हैं ज़्यादातर जिसमें आपकी एक्यूरेसी ठीक होती है। जैसे आपने अभी बताया कि मैंने रीजनिंग, ओके। इंग्लिश और हिंदी पे ज़्यादा कमांड किया, तो वो आप देखेंगे, क्योंकि मैथ और जीएस में तो आपने पहले कह दिया, लेकिन ज़्यादा चांस ये होता है आर्ट्स वालों को कि वो उनको क्या दिया जाता है, सोशल साइंस वगैरह दी जाती है उर्दू के साथ, क्योंकि उसका जी सर। बीएड में कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, मान लीजिए कि आपने हिंदी में अच्छा जी। स्कोर किया है, या इंग्लिश में, या रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग तो आती नहीं, तो हिंदी इंग्लिश आती है, तो उसमें से भी आपको जो है वो एक सब्जेक्ट मिल जाता है अगर आपकी एक्यूरेसी और आपकी अच्छी कमांड है उसमें, ये बात है। जी सर। हाँ, तो आपने जो पहले पेपर में है, तो आपको पहले पेपर में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि हाँ, इसमें अगर स्कोर कुछ भी आ जाएगा तो मैं जी अच्छे स्कोर कर पाऊँगी? सर, रीजनिंग। अच्छा, तो रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर 15, और ओके। वो पूरे 15 सही थे। अच्छा, 15 के 15 सही थे, चलिए भाई बहुत बढ़िया, यानी कि इसमें आपकी जी। यानी कि इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी आई।
बाकी में 1-2 कम रह जी गया। सर। और जो आपके बिल्कुल जी ख़राब सब्जेक्ट थे रीजनिंग, वो मैथ और जीएस, उसमें आपने कितने क्वेश्चन किए थे? सर मैंने मैथ्स में 6 अटेम्प्ट किए थे और वो पूरे 6 सही थे। ओके। और जीएस में मैंने 7 किए थे जिसमें 6 सही थे। अच्छा, तो आपने जो है वहाँ तो सेक्शन वाइज आता है, तो आपको डर नहीं लगा होगा कि पहले अगर मैं ये वाला पोर्शन में इतने कम कर रही हूँ, हो सकता है कि अगला वाला सेक्शन जो है वो टिपिकल आ जाए, इस बात का डर लग रहा था आपको? नहीं सर, सर नहीं, मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे, तो उस हिसाब से मैंने एक अंदाजा बना लिया था कि मैंने इतने इतने सॉल्व करने हैं, तो और पता था कि इंग्लिश और हिंदी में मैं अच्छा कर लूंगी, अच्छा। तो टाइम वेस्ट होने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अच्छा, तो आपने हिंदी में कितने किए फिर? सर मैंने हिंदी में 18 किए थे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए मेरे 4 गलत हो गए थे, ओके। तो 14 ही सही हुए थे। हिंदी वाला पोर्शन तो वैसे भी काफ़ी इजी आया था। जी सर, बहुत इजी था, लेकिन टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम कर लिया था फर्स्ट पेपर में, तो कितना टाइम लिया आपने तो फर्स्ट इसलिए पेपर में? बस सर मेरे पास 20 मिनट्स बचे थे सेकेंड पेपर के लिए। अच्छा, 20 मिनट्स। जी ओके, जी यानी कि आपने तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट जी, 1 फर्स्ट घंटा पेपर, 40 मिनट। और उर्दू को आपने 40 मिनट में कंफर्म करा लिया। जी सर। अच्छा, तो उर्दू में कितने क्वेश्चन किए आपने? सर उर्दू में एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, आई थिंक 89। 89। यस सर। ओके, 100 में से या 90s में से, क्योंकि 10 नंबर की आपकी पेडोलॉजी भी थी ना? सर 100। अच्छा, 100 में से आपने 89 क्वेश्चन किए, तो ओवरऑल आपका स्कोर कितना रहा? सर ओवरऑल मेरा 111 पॉइंट समथिंग है। एग्जैक्टली मुझे सेकंड पेपर का नहीं याद आ रहा है इस वक्त। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने पूरा ओवरऑल बता दिया। 111 है, यानी कि 111.75 या 95 करके कुछ है। जी सर। ओके, ठीक है। तो अब आपकी जो है वो फाइनल कट ऑफ आ गई है, और आपका डीवी के लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, आपको मेल भी आ गया है, और 1-2 दिन में हो सकता है जी कि आपको डीवाई के लिए जो है वो बुलाया जाए, कुछ दिन में। आपको जी पता सर। भी होगा टीजीटी पंजाबी के बारे में। तो आप जैसे कानपुर से हैं, अलग स्टेट से हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि लड़कियों को इतनी दूर आके जॉब करना थोड़ा मुश्किल भरा होता है, या थोड़ी और मुश्किलात आती है, सिक्योरिटी का हो या जी सर, प्राइवेसी का हो? मुश्किल तो आती है। हाँ। सर मुश्किल तो आती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर चुका होता है कि दिल्ली जाना है, एग्जाम देना है, और अगर जॉब हो जाती है तो वहाँ सेटल भी होना है, तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है पहले ही, और फिर फैमिली का सपोर्ट भी होता है। अच्छा, नहीं चलिए, जो अपनी फैमिली होती है, इट मीन्स जो शादी से पहले वाली फैमिली होती है, वो सपोर्ट कर देती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी के बाद पढ़ती हैं, और उनको ससुराल वाले कम सपोर्ट करते हैं। तो फिर नहीं सर, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले भी पूरे सपोर्टिव हैं, जैसे मेरे नहीं, मम्मी पापा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है, तो उस वक्त में लड़कियों को क्या करना चाहिए अगर उनके ससुराल वाले इस चीज़ के लिए अलाउ ना करें? क्योंकि चलो भाई, शादी हो जाएगी तो फिर चीज़ें जो है मैनेज हो जाती है, लेकिन शादी के बाद पूरे घर के साथ, क्योंकि फिर हस्बैंड की जॉब भी होगी, या तो फिर हस्बैंड को जॉब छोड़नी जी होगी, तो फिर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस बार इसी तरह से आने वाले होंगे, उनके मन में भी ये डाउट होगा। तो आप कैसे देखते हैं इस नज़रिए को, जी ये इतनी सर, मुश्किल? बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप ये मानिए कि आपकी ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। लड़की की नौकरी लग जाती है, और जो आपके हस्बैंड होते हैं वो जॉब करते हैं जी कानपुर में, मान लीजिए मिसाल के तौर पे, तो फिर उनको आपकी जॉब छोड़नी जी पड़ेगी, तो फिर कैसे? जी सर, ये डिपेंड करता है, अब जिसके साथ ऐसा हो तो ये सिचुएशन पे तो मैं नहीं सोच सकती कुछ, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन ही नहीं फेस की है। तो ऐसा हो सकता है ना कि मेरे भाई, केस में तो सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। नहीं आपके केस में, लेकिन मैं तो उन बच्चों के लिए सोच रहा हूँ जो आने वाले, हो सकता है उनके साथ ये कंडीशन हो, तो फिर उनको मान लीजिए उन्होंने मेहनत करी है इतनी दूर तक, और फिर
कुछ ऐसी टर्म एंड जी कंडीशन आ सर। जाए कि वो जॉब छोड़नी पड़ जाए, तो क्या उन्हें उस चीज़ का पछतावा होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसे नहीं मिस करना चाहिए, फैमिली को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। बार-बार नहीं होता है और फिर पता नहीं कब वैकेंसी आए। हाँ। क्या सिर्फ पढ़ने का मकसद सिर्फ जॉब ही लेना होगा फिर, अगर आपके इस नज़रिए से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? कि हम सिर्फ इतनी मेहनत इसलिए की है कि नहीं हमें सर, जो जो हमें जॉब ही चाहिए थी सिर्फ? नहीं सर, सिर्फ यही मकसद नहीं है। एक एज होती है जब तक इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है और उसके बाद अगर उसे मौका मिले भी तो भी वो चाह के नहीं कर पाएगा, तो बेहतर है कि अगर पहले ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका ख्वाब पूरा करने की, तो उसे करने दिया जाए। ओके। तो कभी कोई कोई बच्चा इतना समझदार होता है, वो कहता है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, अब मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना था। क्या ये वाली कंडीशन भी ठीक रहती है? क्योंकि उसको पता है कि नहीं सर। मुझे आगे बढ़ना है। जी हम्म, सर, सिर्फ अपने ही लिए सोचना कि मुझे ये पसंद था और मैंने क्रैक कर लिया, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है। अगर आप टीचर के फील्ड में जा रहे हो तो आपको ये भी सोचना है कि आपको अपने स्टूडेंट का भी भला करना है। आप जैसे कि मैंने उर्दू से क्लियर किया है, तो मैं ये भी सोचूंगी कि इस लैंग्वेज की भी फरोग दूँ, इसके बेटरमेंट के लिए कुछ करूँ। सिर्फ अपने शौक तक तो नहीं महदूद रह जाऊंगी। तो आपके जैसे कानपुर है, तो आपके इलाके में उर्दू की अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है? वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं स्कूल में, कॉलेज में, प्राइमरी लेवल पे? या जिस सर या उर्दू की जिस कंडीशन या जिस अगर स्कूल बोली जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। या जिस स्कूल में आपने पढ़ा हो, बीएड किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, क्या वहाँ पे उर्दू के असातिज़ा थे? नहीं सर, मेरे बीएड बैच में मुझे मिला के सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जी। उर्दू के। कितने स्टूडेंट थे? 2। ओके। और ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन में भी बहुत ही कम थे। ओके। तो आपने जैसे मुझे बताया कि लगता है कि जी, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उर्दू लैंग्वेज की तरफ कम हो रहा है। हाँ, तो मान लीजिए कि आप ऐसे स्कूल में गई हैं जहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट है और बच्चे कम हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप दिल्ली में आएंगी पढ़ाने कानपुर से, ठीक है, यहाँ पे फिर सेटल जी भी होंगी, यहाँ के माहौल को देखेंगी, परखेंगी, तो यहाँ पे आप उर्दू के लिए क्या करेंगे फिर, कि उर्दू पढ़ने वालों की सर। तादाद जो है वो दिन पे दिन बढ़ जाए? जी हाँ। जी सर, इनिशियली तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करें, उन्हें इस तरीके से पढ़ाएं कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो खुद ही उर्दू की तरफ खींचे चले आएंगे। काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि उर्दू में जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है लाइफ को सिक्योर जी करने सर। की, इसलिए बच्चे जो है जी वो सर। उर्दू की तरफ को नहीं जाते हैं। जबकि उर्दू में जी आप बिल्कुल सर। जबकि आप उर्दू में भारत का जो सबसे सर्वोच्च एग्ज़ाम होता है, जो सबसे हाईएस्ट एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, आप वो भी उर्दू में लिख सकते हैं। जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के जितने भी यूपी पीसीएस या स्टेट के और जितने भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, तो वो भी आप उर्दू से लिख जी सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उर्दू के जो गाइडेंस है वो थोड़े कम हैं और सब्जेक्ट के मुकाबले? जी सर। अगर उर्दू के गाइडेंस को जी और मोटिवेट किया जाए, बच्चों को और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो हो नहीं सकता कि बच्चों के अंदर जो है वो जज्बा आ जाए उर्दू से मोहब्बत करने का और उर्दू को आगे बढ़ाने का? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली तो यही बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों तक गाइडेंस पहुँचे। बच्चों को नॉलेज होगी, सही गाइडेंस मिलेगी तो वो उर्दू की तरफ आएंगे। और दूसरी बात ये भी सही है सर, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी यूपी टीजीटी में उर्दू की कितनी कम वैकेंसी आई हुई है। सर ये बात ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सही है कि कोई भी स्टूडेंट अपना सपना कब तक पूरा कर सकता है, उसे पेट भी तो भरना है, खाली पेट तो शायरी भी नहीं होती। जी जी। तो जब उसे करियर अपॉर्चुनिटी भी नहीं अच्छी मिलेगी
तो उसका इंटरेस्ट उधर कैसे जाएगा, इसीलिए बच्चे उर्दू की तरफ से भागने लगे हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटी उम्र के बच्चों को तो गाइडेंस तो नहीं मिल पाती, लेकिन जो उनके वालिदैन होते हैं, उनके जो गार्जियंस होते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन या और कोई जो घर में पढ़ा लिखा होता है, वो इस बात को जानते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको उर्दू पढ़ाने के लिए जो है वो कहते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए भाई, बच्चे मान लेते हैं, बच्चे ना समझ होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं एटलीस्ट उन्हें तो पता होता है ना इस चीज़ों का, तो वो क्यों नहीं करते हैं? मिसाल के तौर पे आपके पे ही ले लेते हैं, आपने इब्तिदा से जब वो शुरू में 10वीं में या 12वीं में उर्दू पढ़ा, तो आपने कैसे सब्जेक्ट को चुनाव किया, कैसे आपने उसको इंतखाब किया? या आपकी क्लास में या आपके घर वालों ने या आपके किसी टीचर्स ने आपको बताया, या आपने किसी से जाके पूछा कि भाई मैं अगर अपना फ्यूचर बनाऊं, मुस्तकबिल इसमें बनाऊं, तो मुझे जल्द से जल्द कामयाबी किस में मिल सकती है? नहीं सर, मैंने पूछा नहीं किसी से, बस वो उर्दू मेरा सब्जेक्ट रहा और मेरा इंटरेस्ट भी था, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, बस इसलिए मैंने लिया। अच्छा, तो अब आपकी जो है वो दिल्ली में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप जो है वो अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो जी सर। आपने सोचा है कि आपको जो है वो किस तरह के कॉलेज चाहिए, आपकी कोई प्रेफरेंस है? क्योंकि दिल्ली में 3-4 तरह के जी कॉलेज होते हैं, एक होता है बॉयज़ का, एक होता है गर्ल्स का, एक होता है को बॉयज़ एंड गर्ल्स का, एक होता है इवनिंग का, एक होता है मॉर्निंग का। तो आपने कोई अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है? जी सर, मैंने सोचा है कि मॉर्निंग शिफ्ट जो गर्ल्स की होती है उसमें हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, तो आपने गर्ल्स ही क्यों चुना? बॉयज़ भी तो चुन सकते थे आप। सर मैंने अपने कंफर्ट को देखकर ऐसा सोचा है, और वरना तो कहीं भी मिल जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगी ओके। और उसी डेडिकेशन से पढ़ाऊंगी जैसे किसी भी कॉलेज में पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर हो जाता है मॉर्निंग शिफ्ट गर्ल्स के स्कूल में तो बेहतर है। ओके, तो जो आप ये बताइए, जो एग्ज़ाम जब देकर आप आए, तो उस वक्त आपका कैसे रिएक्शन था जब आपने DT+SB का पहली बार एग्ज़ाम दी? मोस्टली दिल्ली में ही आया होगा आपका सेंटर। तो जी सर। जब आप एग्ज़ाम दे के निकले, तो आपका क्या रिएक्शन रहा? कैसा लगा था आपको? क्या? सर मुझे उस वक्त भी तसल्ली थी, ओके। क्योंकि लास्ट में मैंने अपने क्वेश्चन देख लिए थे जल्दी जल्दी कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और खुद भी मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी कि इतने सही हो सकते हैं। तो कुछ दिन तक तो मैं बिल्कुल तसल्ली में थी कि मैं क्लियर कर लूंगी, लेकिन सर आपको पता है कि कितना लेट हो गया था आंसर की आने में, ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए थे। तो वो जैसे जैसे टाइम जा रहा था तो वो मेरे अंदर डर आ रहा था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। पहले मैं बिल्कुल श्योर थी कि हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा डर आ गया था। ओके, तो फिर उस डर को आपने कैसे दूर किया? सर बस और पढ़ती थी, अच्छा, और पढ़ के डर को दूर करती थी। क्या चले भाई, इसमें नहीं होगा तो आने वाली वैकेंसीज में हो जाएगा। सर मैंने ऑनेस्टली सोचा ही नहीं किसी और वैकेंसी के बारे में। अच्छा, कि इसी में हो जाए, इसी में भला है। जी, तो आप जब एग्ज़ाम मुझे से कहीं ना कहीं लग रहा था हो जाएगा। मैं खुद को जब कहीं नेगेटिव हो रही होती तो समझाती, अरे नहीं मैं क्लियर कर लूंगी, हो जाएगा, क्यों सोचना किसी और के बारे में। तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे गई, तो आप देखते हैं वहाँ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते रहते हैं, तो आपको उनको देख के कैसा लगता है? वो किताब खोले बैठे रहते हैं, क्योंकि उर्दू वाले तालिब इल्म ज़्यादा लगते हैं, मदरसा बैकग्राउंड से होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनसे थोड़ा सा डर लगता है मदरसे वालों से, कि इनकी तालीम जो है वो अच्छी हुई होगी उर्दू में ख़ास तौर से? जी सर, वहाँ सेंटर पे जब गई थी हाँ। तो वो सब पढ़ रहे थे। जब मैं नहीं गई तो मुझे लगा था मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं कर लूंगी परफॉर्म। अच्छा। फिर जब वहाँ गए तो मैंने सोचा कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, यहाँ सब कितना पढ़ रहे हैं, मैं तो बुक भी नहीं लेकर आई। और उनका नहीं हुआ जो बुक उनका नहीं हुआ जो बुक लेकर आए, और जिन उनका हो गया जो बुक लेकर नहीं गए। जी सर। तो इससे ये बात वाज़े तौर पे साफ़ हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान किताब लेके पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वैसे ये बात जो है वो गलत भी है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने माइंड को रिफ़्रेश करें, ना कि उस पर बर्डन डालें।
कि ये सारी किताबें जो हैं वो आप जी पढ़ते सर। रहें। आप खुद भी टेंशन में रहेंगे और सामने वाले को भी टेंशन दे पाएंगे कि भई आप पढ़ते जी रहो। सर। और जो गार्जियन साथ जाते हैं वो भी कहते हैं कि तू भी एक किताब ले आती, तू भी एक किताब लिया था, कुछ पढ़ तो लेता, इतनी दूर से आया, इतना लंबा सफ़र है। जी। हाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मंतशा आपको कि आपका जो सिलेक्शन DSSS में फ़ीमेल कैंडिडेट में हुआ है, और हम दुआ करेंगे कि आपका शुक्रिया सर। हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो भी स्मूथली जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और ज्वाइनिंग आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जो आपके 70-80 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है वो ना हो। जी सर। इतने का तो हो ही रहा है, 70-80 हज़ार रुपये का तो नुकसान आपका हो ही रहा है। बस आखिर में आपसे दो बातें जी। मैं कहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो आने जी वाले सर। एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके लिए कुछ अपने एक्सपीरियंस के या अपनी स्ट्रेटजी के ताल्लुक से कुछ बता दें, तो हो सकता है उनका भी आने वाली वैकेंसीज़ में जो है वो सिलेक्शन हो जाए। और थोड़ा तफसील से बता दें तो जी ज़्यादा सर। बेहतर रहेगा। सर एग्जाम के जी हम्म, जी सर, मैं एग्जाम के बारे में बोलना चाहूंगी कि जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज हो या कोई और भी सब्जेक्ट, आप सेकंड पेपर भी फोकस करें। सिर्फ ये सोच के ना पढ़ें कि मैंने सिर्फ एग्जाम निकालना, आप ये सोचें कि वो आपको पढ़ाना भी है, तो उस पर तो आपको कमांड हासिल करनी है। और मैंने सेकंड पेपर नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, क्योंकि DSSB ने कोई सिलेबस ही नहीं प्रोवाइड किया था। तो बस मैंने जो भी नेट के सिलेबस में टॉपिक्स थे मैंने सब कुछ कवर कर लिया। और फर्स्ट पेपर के लिए सर मैं ये कहूँगी कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें जिसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उन पर टाइम और एनर्जी ना वेस्ट करें। उनको भी अटेम्प्ट करें, लेकिन उतना ही जितना वो अच्छे से कर सकते हैं, और जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उनको और ज़्यादा मजबूत कर लें। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें, इससे बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला था। आपने फर्स्ट पेपर के लिए कोई किताब रिकमेंडेशन कर दें बच्चों को जिससे आपने पढ़ा हो, क्योंकि उर्दू की तो बहुत सारी किताबें हैं जी सर। और मैंने बच्चे हिंदी के लिए की जी किताब सर। से ज़्यादा गाइड पढ़ते हैं उर्दू वाले जो तालिब जी इल्म होते हैं। तो आप फर्स्ट पेपर की किताब को थोड़ा सा मेंशन कर दें जिससे आपने पढ़ा है। जी सर। हम्म, सर मैंने हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ली थी ओके। और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा मैंने हिंदी कहीं से भी नहीं पढ़ी। रीजनिंग के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक ली थी, जो मैंने बीएड में ली थी, और वो ही मैंने अभी तक उसी से ही इस्तेफादा लिया, और कोई बुक नहीं ली। और मैथ्स मैंने सारे यूट्यूब पर ही कुछ वीडियोस देख लिए थे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, वो भी 2-3 दिन पहले वीडियो देखे थे। और जीएस भी मैंने यूट्यूब पर ही देखी। मेरे पास लूसेंट बुक थी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी, तो मैंने उस पर टाइम वेस्ट करना बेहतर नहीं समझा। और इंग्लिश सर मेरे पास एसपी पब्लिकेशन की बुक है, उससे ही मैंने पढ़ी। अच्छा, आपने शुरुआत में एक प्रैक्टिस का जिक्र किया था, तो आपने कौन से प्रैक्टिस सेट किए जी थे सर। मंतशा? जी सर, शायद वो यूथ कंपटीशन के हैं। ओके, यूथ कंपटीशन वाली अच्छी किताब है वो, और जी सर। काफ़ी जी उसमें सर। इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस सेट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जी ऑफलाइन सर, हो और जाता। मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे मॉक टेस्ट किए थे। ओके, एक दो के नाम आप बता दे सकते हैं कि बहुत सारे आपने किए थे तो? सर मैंने टेस्ट के नाम तो इस वक्त नहीं मुझे ठीक से याद है, लेकिन मैंने यूट्यूब पर भी कई ऐसे वीडियोस देखे और उसमें भी सॉल्व किए। सर पहला तो आपका ही चैनल। जी। सर मैंने लिटरली मैं बताऊं, 1 साल से मैंने आपके वीडियोस के अलावा कुछ देखा ही नहीं। ओके। मैंने उसी पे ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उससे ही जब वो वीडियो खत्म होता था सर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता था हर बार जब भी मैं कोई वीडियो देखती थी, ओके, क्योंकि शुक्रिया। मुझे लगता था कि लास्ट टाइम से मेरा परफॉर्मेंस और बेटर हुआ है।
ओके, तो हमारी वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में? सर बहुत। फर्स्ट तो मुझे वो क्वेश्चन आपके वीडियो में मिले जो मुझे कहीं बुक में ही नहीं मिले। ओह! 250 ग्राम फ़ायदा मिल गया होगा तो सफिशिएंट होगा ना? नहीं सर, मुझे एग्जाम में तो चॉक एंड डस्टर एकेडमी याद आ रहा था। अरे मैंने तो ये सॉल्व किया है वीडियो में, अरे मैंने ये भी सॉल्व किया वीडियो में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंतशा एक बार फिर। तो आप जो हैं जैसे आप अभी बता रहे हैं कि चोक इंडस्ट्रियल अकेडमी से आपने थोड़ा सा इस्तेफादा किया यूट्यूब वीडियो से, हालांकि हम लोगों ने बाद में इन चीज़ों को एनालाइज़ किया है और अब लोग जो है हम लोग फर्स्ट पेपर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो हालात को देखा है कि उसमें जो है वो फर्स्ट पेपर में बच्चे कम जी रह रहे सर। हैं, तो हम लोगों ने सोचा है कि इस बार फर्स्ट पेपर पे जो है बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस किया जाए। तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मेंशन करेंगे कि क्योंकि मार्केट में या कह सकते हैं किताबें बहुत सारी हैं और चैनल यूट्यूब पे काफ़ी सारे हैं, चाहे उर्दू की बात करें चाहे फर्स्ट पेपर की बात करें, तो बच्चे एक अच्छी चीज़ का कैसे जी सिलेक्शन करें अपनी कामयाबी को अच्छा बनाने के लिए? सर, डीएसएसबी में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट पेपर पे भी उतना ही ध्यान दें जितना सेकंड पेपर पे, क्योंकि सेकंड पेपर उतना हार्ड नहीं आता है जैसे हम लोगों ने देखा है। आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर होगा फर्स्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म करने से। ओके, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपने किसे इन्फॉर्म किया या किसे बताया, या घर वालों का रिएक्शन कैसा था, आपके शोहर का रिस्पॉन्स कैसा था? जी सर, उस वक्त मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। ओके। तो जब मुझे पता चला तो सबसे पहले अम्मी को बताया, क्योंकि अम्मी मेरे एक्सप्रेशन देख रही थी। तो वो बोले क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ है, बोलो तो क्या हुआ है। अच्छा, हाँ माँ को पता ही तो चल बहुत जाए, ज्यादा वो परेशान हो गई थी। माँ को पता ही चल जाता है भले ही आप ना बताएं, ये जी, कुछ न कुछ बात तो क्योंकि ज़रूर है। उस वक्त मैं खुशी से रोने लगी थी, तो वो समझ रही थी कि कुछ गलत हो गया है। क्या क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा एग्जाम? अच्छा, ओके, चलिए भाई ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो ठीक हुई है, अल्लाह ने आपकी कामयाबी को जी जो है वो कबूल कर लिया। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक एक नंबर से आधे आधे नंबर से रह गए हैं, मेल में हों चाहे फीमेल में हों, जी बड़े दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत किसी को हारनी नहीं चाहिए जैसे आपके साथ यूपी टीजीटी में हुआ है। और हम यही दुआ करेंगे कि आपका जो मुस्तकबिल हो वो और अच्छा हो और आप जो है वो और आगे बढ़ें जी और अपने कामयाबी को और अपने इल्म से जो है वो पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को जो है वो बुलंदी तक ले जाएं, यही हमारी दुआ है। इंशाअल्लाह आप जो जी है सर। इसमें कामयाब हों। शुक्रिया सर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंतशा, अपना कीमती वक्त हमारे साथ और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है आने वाले बच्चों को इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जी सर, इंशाल्लाह। जी शुक्रिया।